आज हम डिस्कस करेंगे यार इंडिया के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मुद्दा होता है एजुकेशन लोन। क्या एजुकेशन लोन लेना वर्थ इट रहता है? क्या लेना चाहिए 2026 में? क्या 15 से 20 लाख का लोन लेना चाहिए किसी कॉलेज के लिए? एंड कॉलेज के लिए लेना भी चाहिए तो किस तरह का कॉलेज होने चाहिए हो? क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लेना चाहिए लोन या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ले सकते हैं? क्या लोन जिंदगी बना देगा या बर्बाद कर देगा? सो यार इस वीडियो में मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क बताऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ, पूरी डेटा के साथ। इससे तुमको पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा आखिर तुमको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस तरह के कॉलेजेस के लिए लेना चाहिए एंड कौन कौन से लोन्स के ऑप्शन हैं, कहाँ से लेना चाहिए, गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट बैंक से। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम लोन लेने वाले हो, आई मीन एजुकेशन लोन लेने वाले हो या फिर जस्ट एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सारा डाउट्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एजुकेशन लोन को लेकर इंडिया में। देखो यार आज की डेट में तुमको पता है इंजीनियरिंग कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लो, वहाँ पे 4 से लेकर 14 लाख तक का फीस हो चुका है। उसी तरह से अगर तुम प्राइवेट में देखोगे तो जिसमें 8 लाख से लेकर तुमको 30 लाख तक का भी फीस देखने को मिल जाएगा प्राइवेट में। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का बात कर रहा हूँ। उसमें एक्स्ट्रा तुम्हारा हॉस्टल है, फूड है, लैपटॉप है, बुक्स है, ट्रेवल है, हिडन एक्सपेंसेस है और हर साल फीस इंक्रीज होते ही जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक डेटा दिखाता हूँ, इसको देखो प्यार से। और ये डेटा देखकर तुमको पता चल जाएगा पिछले 4 सालों में फीस अप्रॉक्स डबल हो चुका है। देखो बेस प्राइवेट कॉलेजेस का फीस अप्रॉक्स 6.5 लाख रुपीस हो चुका है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एनआईटीज आईआईटीज में 6 लाख से लेकर 14 लाख तक का फीस है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 12.5 लाख से अबव का फीस देखने को मिल जाता है। और एवरेज टू हाई एंड प्राइवेट कॉलेजेस में 16 से लेकर 28 लाख तक का फीस है। और सबसे अचंभित वाली बात यह है 52 लाख तक का भी फीस जा चुका है प्राइवेट कॉलेजेस में। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो महंगाई तो यार खतरनाक लेवल पे बढ़ा है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में। एंड मैं एजुकेशन का अमाउंट भी बताऊंगा और एजुकेशन लोन का और भी एक डेटा मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें तुम देख सकते हो कितने स्टूडेंट लोन 2024 में थे एंड कितने 2025 में हुए हैं और कितने अमाउंट का एजुकेशन लोन था 2024 में और 2025 में वो लोन अमाउंट कितना जा चुका है। खतरनाक है। देखो 2024 में एक्टिव स्टूडेंट लोन्स 23.36 लाख था और वहीं पे 2025 में 20.63 लाख हो गया। आई मीन आज भी अप्रोक्स इतने सारे स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन लोन एग्जिस्ट करता है। बहुत बड़ा नंबर है ये। एंड 2024 में एजुकेशन लोन का अमाउंट था 52,327 करोड़ और ये 2025 में आकर हो गया 1,37,000 करोड़। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ह्यूज नंबर है। तो एजुकेशन लोन का अमाउंट अगर देखोगे तो एक तरह से ट्रिपल होने जा रहा है। आई मीन खतरनाक लेवल का ये नंबर है। सो अब हमने प्रॉब्लम्स देख लिया, अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं धीरे धीरे। सो यार सबसे पहले एजुकेशन लोन का बेसिक समझ लेते हैं। तुमको कोई भी बैंक एजुकेशन लोन देता है और तुम्हारा एक्सपेंसेस उसमें कवर होते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस तुम्हारा कवर हो जाएंगे, लाइक ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस भी हो सकते हैं अगर अप्रूवल मिलता है तो, एंड साथ में बुक्स, लैपटॉप, एग्जाम फीस और भी अदर अप्रूव जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें कवर हो सकते हैं। लेकिन एक बात तुमको पता होना चाहिए, बैंक जो लोन देता है वो डायरेक्टली कॉलेज में देता है, तुम्हारे हाथ में नहीं देता है। ज्यादातर केसेस में तुमको यही देखेगा, बैंक डायरेक्टली कॉलेज को ही लोन देता है। लाइक अगर तुम बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट लोन देखते हो वो भी डायरेक्टली कॉलेज के पास ही जाता है, तुम्हारे पास नहीं आता है। तो इसमें क्लैरिटी हो गई। देखो यार लॉन्स में उसमें तुमको सिक्योर्ड लॉन्स देखने को मिल जाता है, अनसिक्योर्ड लॉन्स भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक अगर तुम 4 लाख तक देखोगे तो अनसिक्योर्ड है, या फिर 4 से लेकर 7.5 लाख भी देखोगे तो भी वो अनसिक्योर्ड लॉन्स में ही आता है। लेकिन इससे अबव जाओगे तो तुमको सिक्योर्ड लॉन्स लेना पड़ेगा जिसमें तुम्हारे कोलेट्रल देखा जाएगा या फिर बैंक वाले रखेंगे। सो बेसिकली तुमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन देखने को मिलेंगे इंडिया में एजुकेशन लोन, वो तुमको गवर्नमेंट बैंक्स में देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में देखने को मिलते हैं, सिलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स भी है इंपॉर्टेंट, साथ में एनबीएफसी और फिनटेक से भी लोन उठता है एजुकेशन लोन। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो गवर्नमेंट बैंक से ही है। बाकी कोई स्कीम वगैरह मिल जाए तो दैट्स गुड, लाइक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का तरह अगर कोई स्टेट तुमको दे रहा है, क्योंकि तुमको पता होगा स्टेट लेवल पे भी कई सारे स्कीम्स होते हैं एजुकेशन लोन को लेकर, तो वो सारे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसको लेकर मैं अभी बताऊंगा अभी कौन कौन से स्कीम्स हैं, खास करके नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे। तो देखो यार लोन लेने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो देखो। एडमिशन लेटर, मार्कशीट, आधार या पैन, इनकम प्रूफ, फीस स्ट्रक्चर, बैंक स्टेटमेंट्स एंड कोलेट्रल इफ नीडेड। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए होंगे एजुकेशन लोन लेने के लिए। बाकी एक बात बता दूं, एजुकेशन लोन एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत बड़ा है, तो उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। बेसिक से लेकर तुमको एटलीस्ट आइडिया हो जाए लोन काम कैसे करता है। तो
नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उसको समझ लेना। देखो यार, मार्जिन मनी सिंपल टर्म में अगर तुम समझोगे, जस्ट लाइक किसी कॉलेज में तुम एडमिशन लेते हो और वहाँ के लिए तुमने एजुकेशन लोन लेने वाले हो, लेकिन उससे पहले बेसिक्स कुछ अमाउंट तुम पे करते हो कॉलेज में, ताकि इससे क्या होता है, बैंक वाले को पता होता है तुम कमिटेड हो उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मोस्टली बैंक जो तुमको लोन देंगे वो पूरा 100% नहीं देने वाले हैं, 80% 85% इस तरह से तुमको एजुकेशन लोन मिलता है। सो अगर तुम सपोज बैंक वाले तुमको 95% एजुकेशन लोन दे देते हैं, 5% जो अमाउंट तुम खुद से पे करोगे उसको मार्जिन मनी कहा जाता है। सो एक तरह से कह सकते हो ये तुम्हारे एजुकेशन का डाउन पेमेंट का तरह काम करता है, और इससे बैंक को एश्योरिटी भी होती है कि हाँ तुम कमिटेड हो। यही बस समझ लो मार्जिन मनी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमको समझना है तो सपोज 20 लाख का तुमको लोन मिलता है, बैंक तुमको 85 से लेकर 95% अमाउंट दे देता है, अप्रूव कर देता है, बाकी जो 5 से लेकर 15% है वो तुमको खुद देने हैं, और एक तरह का तुम्हारा एजुकेशन का डाउन पेमेंट हो गया वो। देखो यार, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन लोन में, या फिर अलग अलग लोन्स में भी ये अप्लाई हो सकता है, बट एजुकेशन लोन में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे होता है। तो एक तरह से तुम्हारा जो रीपेमेंट है या फिर EMI है, इसका ड्यूरेशन में भी चेंजेस आ सकते हैं, इसमें चेंजेस तुमको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने आज कोई एजुकेशन लोन लिया और तुमने 8% के नाम पे उठाया अपना एजुकेशन लोन, लेकिन 2 साल बाद ये भी हो सकता है बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। तुमको पता है इंटरेस्ट रेट तो चेंज होते हैं, RBI बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस भी लाती है। तो हाँ, हो सकता है मार्केट के हिसाब से अगर कुछ उतार चढ़ाव हो जाए, तो सपोज मान लेता हूँ बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, 9.5% हो जाता है, तो इस सिचुएशन में जो तुम्हारा रीपेमेंट होगा या फिर EMI होगा, उसका जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड साथ में ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट डाउन भी चला जाए, सपोज 7% में आ गया, तो उस सिचुएशन में जो तुम्हारा रीपेमेंट होगा, EMI होगा, उसका भी ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी को एक तरह से तुम कह सकते हो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको समझना है एजुकेशन लोन को लेकर। एंड यार, दोनों ही टर्म को अगर तुमको प्रॉपर समझना है, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, ये तुम स्क्रीन में देख सकते हो, मार्जिन मनी और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट MCLR क्या है आखिर, यहाँ से तुमको प्रॉपर और ज़्यादा समझ आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यार मॉरेटोरियम पीरियड को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको समझना। देखो, एक तरह से अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हाँ, जब तुम लोन लेते हो तो एक अवधि होता है तुम्हारे कोर्स का, मान लेता हूँ बीटेक है तो 4 साल का तुम्हारे पास टाइम है, उस 4 साल में तुमको EMI पेमेंट नहीं करने होते हैं। एंड साथ में उसमें कई सारे क्लॉजेस भी होते हैं और कंडीशंस भी होते हैं, लाइक अगर तुम 4th ईयर पास कर गए उसके बाद तुम्हारे पास 1 साल का और टाइम दिया जाता है तुमको जॉब लेने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। जैसे ही तुम्हारा जॉब लगता है 1 साल बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो तुम्हारा फिर वहाँ से डाउन पेमेंट या फिर EMI स्टार्ट हो जाता है। ये तो हो गया एक तरह का इसका डेफिनेशन। लेकिन साथ में तुमको ये भी समझना है, वो जो तुम्हारा 4 साल चाहेगा उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट चलते ही रहेगा, इंटरेस्ट कम नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट ऐसा नहीं होगा कि तुमको 4 साल बाद उसमें इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा तुम्हारे मूल अमाउंट में, ऐसा नहीं होगा। सो वो चारों साल में तुम्हारा इंटरेस्ट चलेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा है और आर्थिक स्थिति अगर सही है, तो मैं बोलूँगा इंटरेस्ट पहले ही पेमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए जब तुम स्टडी कर रहे होते हो। ये अगर तुम कर दोगे, अपना इंटरेस्ट पे कर दोगे, तो तुम्हारा लोन अमाउंट जब रीपेमेंट कब आता है प्रॉपर 4 साल बाद या 5 साल बाद, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बाकी अगर मॉरेटोरियम पीरियड को और अच्छा से समझना चाहते हो तो स्क्रीन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल लेवल पे तुमको कई सारे स्कीम्स देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में, एंड कुछ का मैं नाम बताता हूँ, वो देख लो। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, CSIS, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्टेट लेवल पे भी तुमको कई सारे देखने को मिल जाएंगे, लाइक वेस्ट बंगाल में है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम, गुजरात में एजुकेशन लोन असिस्टेंट फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स, कर्नाटका में भी है, केरला में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में भी है। तो इस तरह के स्कीम्स तुमको गवर्नमेंट के देखने को मिल जाते हैं। बट वही है, ये सारे स्कीम्स के लिए जब भी अप्लाई करने का सोचोगे तो उसका एलिजिबिलिटी पहले ही देख लेना, वहाँ से तुमको आइडिया लग जाएगा आगे तुमको स्कीम में लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको डेफिनेटली देखना चाहिए। तुम अगर बिहार से हो तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का देखना चाहिए, अदर स्टेट से हो तो वहाँ का स्कीम तुमको देखना चाहिए कि हाँ वहाँ के लिए तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि अगर एलिजिबल हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, लाखों रुपए तुम्हारे यहाँ पे बच सकता है। और ये बात तुमको पता होना चाहिए, बेनिफिट्स स्टेट बाय स्टेट वेरी करेगा और इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होते हैं। सो ऑफिशियल वेबसाइट डेफिनेटली चेक करना पहले। सो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अब बात करने वाले हैं, क्या एजुकेशन लोन सच में वर्थ इट है? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर यार सिंपल है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज का ROI। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
तुम्हारे एजुकेशन लोन को लेकर डिसाइड करने में कि तुमको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ROI बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, कॉलेज का ब्रांड सिर्फ नहीं, क्योंकि कॉलेज का ब्रांड तुमको बहुत सारे प्राइवेट के मिल जाएंगे, लेकिन ROI देखोगे तो उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है, उसको तुम ध्यान से देखो और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी और मिल जाएगा अभी। देखो ROI निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल फीस इनटू 100। तो एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारा 20 लाख का फीस है और तुमको एवरेज 11 लाख का प्लेसमेंट्स वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ROI अप्रॉक्स 50-60% है। सो इसका मतलब क्या है, हायर ROI होगा किसी भी कॉलेज का तो तुम्हारा हायर लेवल पे सैलरी होगा और फिर रीपेमेंट भी तुम हायर लेवल पे कर पाओगे और बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, या फिर कह सकते हो ईजियर पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा कॉलेज का ROI काफ़ी कम है तो फिर यार देखो, फाइनेंशियल रिस्क तो है, तुमको पता होना चाहिए एजुकेशन लोन में भी चीज़ें रिस्की होता है बहुत ज़्यादा। और डिसाइड क्या करेगा इस चीज़ को, तुम्हारा कॉलेज का ROI। एंड अब मैं जो फ्रेमवर्क तुमको बताने वाला हूँ, ये कोई बैंक का रूल नहीं है, बैंक का फ्रेमवर्क नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस तरह से लोन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिसको भी एजुकेशन लोन लेना है। सो यार लेट्स अज्यूम कि एक स्टूडेंट है राहुल और वो बेनेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाह रहा है और एजुकेशन लोन भी लेना चाह रहा है। तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम देखो। सपोज स्टूडेंट ने 20 लाख का लोन लिया एंड इंटरेस्ट रेट 8% पर ईयर है, और जॉब सैलरी की बात करूँ तो एवरेज 11 LPA का है वहाँ पे। तो मंथली इन हैंड सैलरी सपोज 91,000 मिलता है और गुड़गांव में उसका जॉब है, तो मंथली लिविंग एक्सपेंसेस अप्रॉक्स 40,000 रुपीज़ है और 26,000 रुपीज़ सपोज वो इन्वेस्टमेंट करता है फ्यूचर या फिर घर वगैरह में भेजता है। उसके बाद उसके पास 25,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बचता है लोन के लिए, जो एवरी मंथ उसको पे करने हैं। सो मंथली पेमेंट उसको अप्रॉक्स मान लेता हूँ 25,000 का उसको EMI देने हैं। सो एनुअल पेमेंट कितना होगा, अप्रॉक्स 3 लाख रुपीज़। सो हर साल स्टूडेंट को 3 लाख रुपीज़ पेमेंट करने हैं अपने एजुकेशन लोन को कंप्लीट करने के लिए। सो अब देख लो एक सिनेरियो, फर्स्ट ईयर में आखिर उसका होगा क्या जब उसको जॉब लग जाता है। तो स्टार्टिंग लोन 20 लाख का था, इंटरेस्ट रेट 8% का था, जो कि 1,60,000 पर एनम होता है, और स्टूडेंट जॉब मिलने के बाद 3 लाख पर एनम वो पे करता है, अपना अमाउंट पे करता है EMI पे या फिर डाउन पेमेंट में जो भी है। सो अपना ये 3 लाख रुपये वो पर साल पेमेंट करने वाला है अपने एजुकेशन लोन को कंप्लीट करने के लिए। और आउट ऑफ 3 लाख रुपीज 1,60,000 तो उसका इंटरेस्ट में जाएगा। सो लोन अमाउंट एक्चुअल में वो 1,40,000 ही पे किया है। सो एक साल में वो अपना लोन अमाउंट जो भी है पे करने के बाद 20 लाख माइनस 1,40,000 होगा, जिसमें उसका 18,60,000 रुपीज अभी भी बच जाएगा। सो इस तरह से लोन काम करता है, चाहे तुम पर्सनल लोन लो या फिर एजुकेशन लोन लो, तुमको ये चीज़ें क्लियरली देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार जॉब लग गया उसके बाद पेमेंट कर दूंगा, बहुत ही ईजिली हो जाएगा, बट वो इंटरेस्ट रेट को भूल जाते हैं। वो जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो फिर बाद में तुमको देना भी पड़ता है। सो प्रॉपर इसका एक फ्रेमवर्क देख लो जो हमने बनाया है, कितना लोन में कितना तुमको पेमेंट करना है और कितना समय लगेगा। सो राहुल ने जो लोन लिया था 20 लाख का, उसका रीपेमेंट कैसा तुमको दिखेगा, वो जो पूरा सिनेरियो है कितना साल लग जाएगा, वो तुम स्क्रीन में देख सकते हो अभी। सो यार जिस स्टूडेंट ने 20 लाख का लोन लिया और उसको अगर 8 लाख का ही जॉब लगा और 25,000 रुपया रीपेमेंट करने वाला है पर मंथ एजुकेशन में, तो उसे उस लोन को कंप्लीट करने के लिए, लोन फ्री होने के लिए 9 साल 7 महीने अप्रोक्स लग जाएंगे। बहुत बड़ा टाइम है ये। जस्ट थिंक अबाउट इट। 8 से लेकर 10 लाख 11 लाख भी लग जाए तो तुम्हारा इसी लेवल का तुमको देखना पड़ेगा अपना लोन का रीपेमेंट, और उसका टाइमिंग देखना पड़ेगा। ये तुमको पहले ही क्लैरिटी होना चाहिए। और जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत सारा अमाउंट तो उसका लोन अमाउंट में ही चला जाएगा, और जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें उसको सोचना पड़ेगा। और आज की डेट में तो जॉब मार्केट का जैसा सिचुएशन है वो भी तुमको रियलिटी पता है। सो इस सिचुएशन में भी तुमको देखना पड़ेगा यार कौन सा कॉलेज के लिए मैं कितना लोन ले सकता हूँ और कितना लोन मुझे लेना चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन में एक सिंपल मेथड बताऊंगा। अभी देखो, एक सिंपल चीज़ है, अगर किसी भी कॉलेज का 70% प्लस का ROI तुमको देखने को मिल रहा है या उससे ज़्यादा तुमको देखने को मिल रहा है ROI, तो तुम 100% भी लोन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस कैटेगरी में जो कॉलेजेस आते हैं लाइक NITs, GFTs टॉप के, बिट्स पिलानी, IITs या फिर टॉप अदर इंस्टीट्यूशंस। एंड अगर किसी कॉलेज का ROI अप्रोक्स 60% के आसपास में है तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम 75% तक लोन ले सकते हो, जिसमें तुमको कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, VIT वेल्लोर, थापर या फिर अदर कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस। और अगर किसी कॉलेज का ROI तुमको 50% अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है तो मैं बोलूँगा एजुकेशन लोन 50% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं लाइक IIM, ग्रेटर नोएडा, बेनेट यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी और भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस। और अगर तुम्हारा कॉलेज ROI सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 30% दे रहा है, 30-35, तो इस सिचुएशन में यार लोन तुमको 25 से 30% से ज़्यादा
नहीं लेने चाहिए। और इस कैटेगरी में तुमको कई सारे टॉप के कॉलेजेस भी देखने को मिलेंगे और ब्रांड नेम भी देखने को मिलेंगे, लाइक SNU ग्रेट नोएडा, KIIT, UPS, SRM और भी अदर कॉलेजेस। सो यार अगर तुम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो तुम अपना लोन 3 से 4 सालों में इजीली रीपेमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं किया तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकता है। और अगेन मैं बताना चाहूँगा, ये जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ ये कोई बैंक का नहीं है, ये हम लोग का ही बनाया गया फ्रेमवर्क है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। देखो यार बहुत बड़ा भ्रम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं कि यार कोई भी कॉलेज के लिए अगर लोन लेना चाहो और अगर बैंक वाले लोन अप्रूव भी कर देते हैं तो वो कॉलेज डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यार बैंक को भी लोन देना है, उनको भी बिजनेस करना है, तो तुम्हारा रीपेमेंट का एबिलिटी क्या होगा उसको थोड़ा सा वो अपने हिसाब से देखेंगे, और तुम्हारा करियर का क्वालिटी कैसा हो सकता है उसको भी वो लोग देख सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऑब्वियस बात है जिसका ब्रांड नेम है, IITs है, IIMs है, उनके लिए तो बहुत ही ईजिली मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी लोन मिल जाता है ईजिली। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ आ चुका है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एजुकेशन लोन देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जो Tier 3 के भी नीचे हैं उनके लिए भी तुमको लोन मिल जाता है। सो इस चीज़ को पूरी तरह से मत मान लेना कि यार लोन मिल रहा है तो अच्छा ही होगा कॉलेज। सो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके तुम आज ही अभी अगर तुमने नोट किया है या फिर नोट करने वाले हो तो अपने कॉलेज का जो भी इंटरेस्टेड कॉलेज है उसका तुम ROI निकालो, प्रॉपर डेटा निकालो, उसके हिसाब से तुम अपना एजुकेशन लोन को भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना तुमको लेना चाहिए जेन्युइनली। तुमको खुद समझ आ जाएगा कितना लोन लेना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा और तुमको कितना तक ही लेना चाहिए। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, वीडियो एंड की तरफ जा रहा है बहुत धीरे धीरे, लेकिन इस चीज़ को तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस में ROI मैटर नहीं करता है। यस, पहले मैं बोल रहा था ROI, बट सिर्फ और सिर्फ ROI ही तुमको नहीं देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने हैं। मैंने कई सारे कॉलेजेस का रिव्यूज़ किया है, बहुत सारे डेटा हमने देखे हैं। कई सारे कॉलेजेस में यार मार्केटिंग इतना खतरनाक होता है जो तुमको देख के लगे यार एवरेज प्लेसमेंट इतना खतरनाक है, लेकिन तुम प्लेसमेंट रेट देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सो क्या क्या और भी चीज़ें तुमको देखने हैं वो मैं बताता हूँ, लिस्ट देख लो। प्लेसमेंट रेट, मेड इन पैकेज, जॉब प्रोफाइल्स, रिक्रूटर्स के नेम, ब्रांच कौन कौन से अच्छे हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, एलुमनाइज कैसे हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको देखने ही देखने हैं। तो देखो यार, एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारा फैमिली एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, कर रहा है, देन यू आर लकी, तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट बात है, तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सोच रहे हो यार एजुकेशन लोन लेना है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लेना है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो कोई ज़्यादा उतना दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लोन सोच रहे हो, 100% लोन लेने का सोच रहे हो, तो यार दोबारा तुमको सोचने हैं, कैलकुलेट करने हैं, और इमोशनली ड्राइव नहीं करना है अपना एजुकेशन लोन का। जो भी तुम सोच रहे हो इमोशनली डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि यार जो लोन लोगे, जो डेप्थ तुम पे चढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉलेज लाइफ तक सीमित नहीं रहेगा, कॉलेज लाइफ के बाद भी तुमको झेलना पड़ सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी डेटा तुमको दिखाया है, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आज भी एजुकेशन लोन देखने को तुमको मिल रहा है, और एजुकेशन लोन अमाउंट ट्रिपल हो चुका है। दिस इज वेरी सीरियस, और इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। सो यार, अगर तुमको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, जो भी सोच रहे हैं कॉलेजेस में जाने का या फिर लोन के बारे में थोड़ा बहुत समझना चाह रहे हैं एजुकेशन लोन को लेकर, तो डेफिनेटली उनको भी शेयर करना। बाकी कोई भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोलना चाह रहे हो मुझे, क्योंकि एडमिशन सेशन तो खत्म हो ही गया है लगभग, तो कमेंट से बताना। टॉपिक्स मैं ट्राई करूंगा उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना देने का। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करना। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।